कल दोस्तों जो हमारी लाइव क्लास हुई थी उसमें हमने श्रमोदय आवासीय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा हुई थी 2024 में उसके पेपर को सॉल्व किया था। और उस पेपर में दोस्तों हमने 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 45 तक जो क्वेश्चन थे आपके हिंदी, इंग्लिश और गणित के, इनको सॉल्व किया था। आज की दोस्तों इस लाइव क्लास में हम 45 से आगे जो हमारे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए और जो श्रमोदय विद्यालय का पेपर है उसको हमारे साथ में सॉल्व कीजिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न है वो आते हैं। चलिए बच्चों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे मैं जल्दी से पेपर को ओपन कर लेता हूँ। ओके। शिवम राठौर पूछ रहे हैं सर कौन सी क्लास का पढ़ा रहे हो? तो बेटा एक क्लास 6 के लिए जो एग्जाम होना है इस बार श्रमोदय विद्यालय का, ज्ञानोदय विद्यालय का और एकलव्य आवासीय विद्यालय का, उसकी ये लाइव क्लास है। ठीक है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप हमने पेपर ओपन कर लिया है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया था। आज हम आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 46 से जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन है वो बढ़िया तरीके से दिख रहे होंगे। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर है वो देख लेते हैं सारे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान, यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन है कौन सा कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? Which insect recognize his female from several kilometer away by her smell? ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर पहले से ही उसकी गंध से पहचान लेता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, रेशम, मधुमक्खी, ततैया और भौरा। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो रेशम है। रेशम का जो कीड़ा होता है दोस्तों, वो कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा को पहचान लेता है। उसको उसकी स्मेल आती है, ठीक है, उसकी गंध आती है जिससे वो उसको पहचान लेता है। तो रेशम दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। किस खाद्य पदार्थ के समूह को खाने से चटपटा और खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव होता है? चटपटा और खट्टा मीठा। पपीता, केला, चीकू। दोस्तों ये तो मीठे होते हैं इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। फिर है गुड़, चीनी और शहद, ये भी मीठे होते हैं इसलिए इसका आंसर नहीं होता, ये नहीं होगा। हमें यहाँ पे चटपटा और खट्टा चाहिए। ब्रेड, रोटी रोटी और पूड़ी, ये भी हमारे चटपटे नहीं होते हैं, ना ही खट्टे होते हैं। लेकिन दोस्तों डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चटनी, नींबू पानी और इमली, ये तीनों ही खट्टे होते हैं। चटनी, नींबू पानी, ये भी खट्टा होता है और इमली। तो दोस्तों डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चटनी, नींबू पानी और इमली इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। बेटा 9th क्लास के लिए हमारा एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल के लिए जो बैच है वो 15 जनवरी से लॉन्च होने वाला है। ठीक है? आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है रक्त की जांच में हीमोग्लोबिन की कमी होने से कौन सा रोग होता है? अगर आपके ब्लड में, अगर आपके रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो इससे कौन सा रोग होता है? चेचक, पेचिस, अनीमिया या टाइफाइड। तो दोस्तों हमारे मेरे प्यारे बच्चों, जो रक्त की कमी से रोग होता है, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाए, रक्त की खून की कमी हो जाए, तो दोस्तों उस रोग को बोला जाता है अनीमिया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनीमिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? जब बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है तो उसको अनीमिया बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पीवी सिंधु, बछिंदी पाल, बेरी कॉम और गीता फोगट। चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जो पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु बेटा बैडमिंटन खेलती है। ये क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। बैडमिंटन की बहुत ही अच्छी प्लेयर है। ठीक है? इसके बाद दोस्तों मैरी कॉम की बात करें तो ये मुक्केबाजी करती है, इनने मुक्केबाजी की है।
मुक्केबाजी की फील्ड में प्रसिद्ध है। गीता फोगाट है, वो कुश्ती की फील्ड में प्रसिद्ध है। ठीक है, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, मैरी कॉम मुक्केबाजी में प्रसिद्ध है, गीता फोगाट कुश्ती में प्रसिद्ध है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी उसका नाम था बछिंदी पाल। बछिंदी पाल जी पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो 49 का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाहनों में किस ईंधन का उपयोग करने से सबसे कम प्रदूषण होगा? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, सीएनजी और डीजल। तो दोस्तों वाहनों में अगर हम सीएनजी का प्रयोग करें, सीएनजी एक गैस होती है जिसका फुल फॉर्म होता है सीएनजी बोला जाता है इसको, और इसका जो पूर्ण रूप पूरा नाम होता है वो होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये इसका नाम होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 51। भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं? देखिए बच्चों, जो कुत्ता होता है ये अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। अपश्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिनको मनुष्य नहीं सुन सकता, है ना? तो कुत्ते छोटी छोटी आवाज को भी सुन सकते हैं, है ना? तो भूकंप आता है तो तब छोटी छोटी पृथ्वी से तरंगे उठती है जिनको कुत्ता, डॉल्फिन, हाथी, चमगादड़ आदि सुन लेते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं सुन पाता। तो इसलिए दोस्तों भूकंप या नापता के समय कुत्ते की मदद इसलिए ली जाती है क्योंकि कुत्ते की सुनने की शक्ति अच्छी होती है। कुत्ते की जो सुनने की शक्ति है वो बहुत अच्छी होती है। सूंघने की क्षमता भी कुत्तों के पास अच्छी रहती है, लेकिन सूंघने का वहां पे भूकंप में कोई काम नहीं रहता है, सिर्फ सुनने का रहता है। इसलिए इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चमगादड़, हाथी, डॉल्फिन ये सारे ही इस तरीके की जो तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे होती है, उनको सुन पाते हैं, इसलिए इनकी सहायता ली जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोलियो के इलाज के लिए कौन सा स्लोगन है? स्लोगन का मतलब दोस्तों नारा होता है। जिंदगी भर का इलाज, जिंदगी के बाद भी दो बूंद, जिंदगी की दोबारा ना मिलेगी जिंदगी। तो दोस्तों आपने पोलियो का जहां पे भी पोलियो का जो नारा है वो आपने सुना होगा। पोलियो का नारा होता है दोस्तों, दो बूंद जिंदगी की, दो बूंद जिंदगी की। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दो बूंद जिंदगी की। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को सोया राज्य क्यों कहा जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो पैदावार होती है वो सोयाबीन की होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पैदावार सोयाबीन की होती है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य कहा जाता है। ठीक है, सोयाबीन, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन की अधिक पैदावार के कारण मध्य प्रदेश को सोया राज्य वो कहा जाता है। 51 का सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आई होप आपको सारे क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। ओके, एक मिनट, चलिए यहां से हमारा ओके, इतना ठीक है कि और जूम कर दूं? चलो थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, यहां तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अच्छा दोस्त, चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा भोजन करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए हमें किस तरीके का भोजन है वो करना चाहिए? तला हुआ करना चाहिए, भुना हुआ करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए या फिर असंतुलित करना चाहिए? तो अच्छे अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों तला हुआ नहीं खाना चाहिए, भुना हुआ भी नहीं खाना चाहिए, असंतुलित भी नहीं खाना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित का मतलब होता है दोस्तों मीडियम, ना ज्यादा तला हो ना ज्यादा भुना हो, है ना, मीडियम भोजन करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा संतुलित भोजन। ठीक है, 54 क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, संतुलित भोजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे पुरस्कार मिला? 1902 में जो चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? सुनीता विलियम्स, बछिंदी पाल, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो दोस्तों आपको पता है सुनीता विलियम्स ये अंतरिक्ष में गई थी, बछिंदी पाल माउंट एवरेस्ट पर ने चढ़ाई की थी, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ये तो आर्मी से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला था वो रोनाल्ड रोस को मिला था। तो ए ऑप्शन इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56। डॉक्टर स्टेथोस्कोप की सहायता से शरीर के किस अंग की जांच करते हैं? आपने देखा होगा दोस्तों डॉक्टर अपने कानों में एक आला लगाए रहते हैं जिसको अपन अपनी भाषा में आला बोलते हैं।
उसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो स्टेथोस्कोप होता है। तो डॉक्टर ऐसे अपने कान में लगाता है और अपने यहाँ पे शरीर पे रख के, सीने पे रख के चेक करता है। तो दोस्तों वो चेक करता है हृदय की धड़कन। उस स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को चेक किया जाता है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हृदय की धड़कन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57। हमारे देश में नई फसल आने पर कौन-कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, नई फसल आने पर दोस्तों कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है होली, ईद या गुड फ्राइडे। तो दोस्तों ये नई फसल आने पर नहीं मनाए जाते हैं, ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा दोस्तों मकर संक्रांति, पोंगल और बैसाखी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो मकर संक्रांति है, जो पोंगल है, ठीक है, ये भी कहीं पे मनाया जाता है, बैसाखी हमारा पंजाब में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये तीनों ही त्योहार नई फसल आने की खुशी में मनाए जाने वाले त्योहार है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नई फसल की आने की खुशी में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो मकर संक्रांति, पोंगल और बैसाखी है। ठीक है? ये नई फसल की आने की खुशी में मनाए जाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैरी कॉम किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी देखो मैंने आपको ऊपर बताया था कि मैरी कॉम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध है। मुक्केबाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी ऊपर दोस्तों अपन ने पढ़ा था मैरी कॉम, जहाँ पे वो बछेंद्री पाल का क्वेश्चन आया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो वहां पे दोस्तों मैंने आपको मैरी कॉम के बारे में बताया था। मैरी कॉम को किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। तो इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मुक्केबाज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से पदार्थ को पानी को सुखाकर या उड़ाकर नहीं बनाया जाता? पानी को सुखाकर या उड़ाकर? तो दोस्तों नमक। नमक तो पानी में घुला रहता है, पानी को सुखा दिया जाता है और फिर नमक मिल जाता है, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा है शक्कर। तो दोस्तों शक्कर में भी पानी रहता है, गन्ने के रस से शक्कर बनाई जाती है, गन्ने के रस में पानी रहता है जिसको उड़ाकर शक्कर बनाई जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गुड़। गुड़ भी दोस्तों इसी तरीके से बनाया जाता है, गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है। तो गन्ने के रस में जो पानी होता है उसको उबाला जाता है, तो जिससे वो गुड़ बन जाता है। लेकिन दोस्तों जो शहद है, शहद में दोस्तों किसी भी प्रकार का पानी है वो नहीं मिला होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, शहद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में बने घरों या मकानों की क्या विशेषता होती है? जो पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में घर बने होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? पहला है घरों में अधिक खिड़कियां होना, बिल्कुल गलत। क्योंकि घरों में अगर अधिक खिड़कियां होंगी तो खिड़कियों से ज्यादा हवा आएगी, और पहाड़ी या ठंडे क्षेत्रों में तो वैसे भी बहुत ज्यादा सर्दी रहती है। अगर बहुत ज्यादा खिड़कियां होंगी तो और ज्यादा ठंडी हवा आएगी, तो ऐसा नहीं बनाया जाता, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है घरों में अधिक दरवाजे होना, ये भी गलत है। तीसरा है घरों में मोटी-मोटी दीवारें होना, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि घरों में अगर मोटी दीवारें होंगी तो इनसे क्या होगा? इनसे ये होगा दोस्तों कि दीवारों के अंदर जो सर्दी है वो नहीं आ पाएगी, ठीक है? और दीवारें गर्म होती हैं, बाहर जो हीट है, जो कमरे की गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाएगी अगर दीवारें मोटी होंगी। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 60 का सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप लाइव चैट के थ्रू अपना डाउट है वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों की चैट है वो देख पा रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से बच्चों हमारी विज्ञान है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अभी हम सामाजिक विज्ञान के हमने क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ से हमारी जो विज्ञान है वो स्टार्ट हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन है, मिठाई का टुकड़ा जमीन पर गिरने पर थोड़ी देर में उस पर बहुत सी चींटियां एकत्रित हो जाती हैं। देखिए कहीं पे भी अगर मिठाई डली हो तो चींटियों को उसकी गंध आ जाती है, उसकी स्मेल आ जाती है, तो चींटियां वहां पर पहुंच जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चींटियों को मीठा खाना पसंद है। दूसरा है चींटियों को मिल बांट कर खाने की आदत होती है। तीसरा है चींटियों की सूंघने की क्षमता अधिक होती है। चौथा है चींटियों में संगठन की भावना अधिक होती है। तो दोस्तों पहला गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा चौथा भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है कि चींटियों की जो सूंघने की क्षमता होती है,
वो बहुत अधिक होती है। चींटियां बहुत दूर तक का सूंघ लेती है, इसलिए कहीं पे भी अगर मिठाई का टुकड़ा जमीन पर गिर जाए तो जो चींटियां हैं वो एकत्रित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मच्छर उड़ते हुए हम तक पहुंच जाते हैं क्योंकि मच्छर हमारी आवाज सुन लेता है, मच्छर उड़ते हुए हमें देख लेता है, मच्छर हमारे तलवों की गंध व शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है और मच्छर को भूख लगी होती है। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, मच्छर को भूख तो लगी ही होती है, लेकिन वो हमें ढूंढ पाता है। वो दोस्तों सी ऑप्शन की वजह से ढूंढ पाता है। वो क्या है? मच्छर हमारे तलवों की गंध व शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेता है? तो हमारे शरीर की गर्मी और तलवों की गंध से ढूंढ लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसे खोलकर रखते हैं, उबालते हैं, फ्रिज में रखते हैं या खुले में रखते हैं। तो दोस्तों दूध को हमेशा खराब होने से बचाने के लिए कोशिश करते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा उबाला जाए। वैसे तो फ्रिज में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे उबालना इसका ज्यादा सही आंसर होगा, क्योंकि मान लीजिए किसी के घर में फ्रिज नहीं है, तो फिर वो दूध को कैसे सही रख सकता है? तो उबाल कर रख सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, गिलास में पानी लेकर उसमें डालने पर घुल जाएगी मिट्टी, तेल, नमक या चॉक पाउडर। दोस्तों गिलास में आप मिट्टी डालोगे तो मिट्टी पूरी तरीके से नहीं घुलती है। दूसरा है तेल, पानी में तेल तो कभी भी नहीं घुलता है, तो पहला और दूसरा इसका गलत आंसर हो जाएगा। फिर है नमक, आपने देखा होगा अपन नमक में जब पानी में नमक मिलाते हैं तो वो पूरा घुल जाता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चॉक पाउडर, चॉक पाउडर भी पूरा नहीं घुलता है, आप घोल के देखना पूरा नहीं घुलेगा, है ना, उसकी तली में बैठ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नमक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या आ गया है? तो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि सुनीता विलियम्स कौन थी? अभी देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सुनीता विलियम्स क्या थी। ये बेटा एक अंतरिक्ष यात्री थी, जो कि अंतरिक्ष में जाती थी, वहां की यात्रा करती थी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले एक ऑप्शन में सुनीता विलियम्स दिया गया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 66। खेड़ी गांव के लोग अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे थे? बांध का बनना, सड़क का बनना, स्कूल का बनना या फिर अस्पताल का बनना। तो दोस्तों खेड़ी गांव में एक बांध बन रहा था, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा था, तो ये ऑप्शन बांध का बनना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यहाँ पे ऊंचा पूछा गया है, ना कि लंबा बड़ा, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, ऊंचा पूछा गया है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। ठीक है, टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 67 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी में मौजूद जीवाणुओं को मारने के लिए उसे पानी में मौजूद जीवाणु को मारने के लिए क्या करते हैं? शक्कर डाल दें, फ्रिज में रखें, नमक मिलाएं या फिर उबालें। तो पानी में मौजूद जीवाणु को मारने के लिए दोस्तों उसे उबाला जाता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग उबाल कर पानी पीते हैं, तो बच्चों वो इसलिए पीते हैं ताकि उसमें जो जीवाणु है वो मर जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे नमकीन सागर जिसमें तैर सकते हैं? हिंद महासागर, मृत सागर, बंगाल की खाड़ी या प्रशांत महासागर। तो दोस्तों जो मृत सागर है, मृत सागर में दोस्तों आप अगर जाके गिर जाओगे तो आप कभी भी उसमें डूबोगे नहीं। और इस मृत सागर में मछलियां भी नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा नमक है कि कोई चीज इसमें अंदर रह ही नहीं सकती। आप इसमें अगर जाओगे और इसके पानी पर अगर आप जाके गिर जाओगे तो आप इसमें तैरते रहोगे, कभी भी इसमें डूबोगे नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों इसमें नमक बहुत ज्यादा है ना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। दुनिया का सबसे नमकीन सागर जिसमें तैर सकते हैं वो है मृत सागर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तोपों को बनाने के लिए कौन सी धातु उपयोग होती है? चांदी, लोहा, कांसा या पीतल। तो आपने देखा होगा दोस्तों जो तोपें बनाई जाती हैं वो लोहे की बनाई जाती हैं, तभी तो उसपे जंग लग जाती है। बहुत सारी जो किले में, किला वगैरह में जो तोपें रखी रहती है उनमें जंग लगी होती है, इसलिए लगी होती है क्योंकि वो लोहे की बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूखा या भुखमरी में क्या आपदा होती है? खाने पीने की सामान की कमी हो जाती है, तूफान आने लगता है, जानवर अनाज खा जाते हैं, हजारों हजारों लोग घायल हो जाते हैं।
तो दोस्तों सूखा या भूखमरी में क्या होता है, लोगों को पर्याप्त खाना है वो नहीं मिल पाता है। अतः इसका मतलब है कि लोगों के लिए जो खाने-पीने की सामान है उनकी कमी होने लगती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाने-पीने की सामान की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी या क्रिकेट, इनमें से बताना था। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, ठीक है? ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 73, सिंचाई से क्या आशय है? फसलों को पानी देना, मिट्टी में खाद डालना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिंचाई का मतलब होता है पेड़ों को, फसलों को पानी देना, ठीक है? आपने देखा होगा सिंचाई का मतलब क्या होता है, पेड़ों को पानी देना या फसलों को पानी देना, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों 74, हरी मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई है? ऑस्ट्रेलिया से, अफगानिस्तान से, जापान से या दक्षिण अमेरिका से? दोस्तों जो आप हरी मिर्च खाते हो उसको उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। ये जो हरी मिर्च है वो हमारे भारत में नहीं पाई जाती थी, इसे विदेशों से लाया गया है। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका से। ठीक है? जो साउथ अमेरिका है वहां से हरी मिर्च है वो भारत में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और भाप। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आग को जलाने के लिए जो सबसे ज्यादा गैस जरूरी होती है वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है? ऑक्सीजन गैस से आग जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग बुझती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग इस तरह बुझती है कि अगर कहीं पे आग लगी हो और वहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ दें तो उससे क्या होता है, आग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे आग जलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो 75 का सी ऑप्शन ऑक्सीजन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदीप साहू डी भाप बता रहे हैं, बेटा भाप इसका करेक्ट करेक्ट आंसर नहीं होगा। आग जलाने के लिए जो गैस की आवश्यकता होती है, जो हवा की आवश्यकता होती है वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है? ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायता करती है। नाइट्रोजन गैस बेटा ठंडी होती है। नाइट्रोजन गैस है वो कैसी होती है, ठंडी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी गैस कितनी पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है? हमारी हवा में कौन सी गैस कितनी पाई जाती है? तो बेटा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम पाई जाती है 0.003%, ऑक्सीजन पाई जाती है दोस्तों 21%, ठीक है? तो ये हमारे गैसों का अनुपात है, परसेंटेज है। नाइट्रोजन 78% और नाइट्रोजन सबसे ठंडी गैस होती है। जो आप चिप्स वगैरह के पैकेट खाते हो उसमें जो चिप्स वगैरह रहती हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए भी उनमें नाइट्रोजन गैस है वो भरी जाती है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% और ऑक्सीजन 21%, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी विज्ञान भी खत्म हो जाती है। हमारे मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो आगे से स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इनको करने में आपको भी मजा आएगा और मुझे भी। चलिए बहुत बढ़िया। देखो, पहला क्वेश्चन देखो, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तार्किक शक्ति से क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हैं। कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह की जगह पे आएगी? यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? बहुत सिंपल सा है। देखिए, 4 का जो वर्ग होता है, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। 4 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 16 आएगा। देखिए 4 का जो वर्ग है वो कितना है? 16 है। ठीक है? इसी तरीके से 5 का जो वर्ग है वो 25 है। 6 का जो वर्ग है वो 36 है। तो दोस्तों जो 7 का वर्ग होगा वो 49 होगा। ठीक है? जैसे 4 का 4 के साथ गुणा करने पे 16 मिलेगा, 5 का 5 के साथ गुणा करने पर 25 मिलेगा, 6 का 6 के साथ गुणा करने पर 36 मिलेगा, उसी तरीके से 7 का 7 के साथ गुणा करने पर 49 मिलेगा। तो जो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क था, इसकी जगह पे दोस्तों 49 आएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? जल्दी से लाइव चैट में बता दो बेटा अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो। सभी बच्चे एक बार थम्स अप भेजेंगे अगर आपको क्वेश्चन एक क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया किस तरीके से आया, तो एक बार जल्दी से थम्स अप भेज दो लाइव चैट में। चलिए बहुत बढ़िया।
ओके बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि प्लस को, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यदि प्लस को गुणा, माइनस को प्लस, गुणा को भाग और भाग को माइनस माना जाए तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर बताइए। ठीक है, देखिए लिखा क्या हुआ है, एक बार मैं इसको आपको बता देता हूं। तो लिखा हुआ है बच्चों 15, 15 गुणा में 5 भागे 3 प्लस 1 और माइनस का 1। बोला क्या गया है, प्लस को गुणा मानना है, माइनस को प्लस मानना है, गुणा को भाग मानना है। तो देखिए यहाँ पे जो बोला गया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले 15, अब हमें गुणा को क्या मानना है दोस्तों, गुणा को मानना है भाग, तो यहाँ पे हम लगा देंगे भाग 5। भाग को क्या मानना है दोस्तों, भाग को माइनस मानना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। प्लस को क्या मानना है, प्लस को दोस्तों हमें मानना है गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा 1। और माइनस को हमें क्या मानना है दोस्तों, माइनस को मानना है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, जो यहाँ पे बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज कर लिया है। गुणा को भाग, भाग को माइनस, प्लस को गुणा और माइनस को प्लस, ये मान लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो बोडमास वाला नियम याद रखना, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ऑफ को सॉल्व किया जाता है, फिर डिवाइड किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर ऐड किया जाता है, फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 5 का 15 के साथ भाग करेंगे तो आएगा हमारा 3। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा सेम बचेगा। फिर डिवाइड करने के बाद किया जाता है दोस्तों मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद जोड़ा जाता है, तो 3 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, बचेगा माइनस का 3। तो दोस्तों 4 में से 3 चला जाएगा तो आंसर बचेगा हमारा 1। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन है, डी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 77 का डी ऑप्शन। प्रदीप रायपुरिया, बेटा आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? बेटा आप जो भी बोलोगे हमें यहाँ पे सुनाई देगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको 75 वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? देखो बेटा, नाइट्रोजन गैस ठंडी होती है, इससे आग जलने के लिए जरूरी नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने का काम करती है। लेकिन जो ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस जो हम अंदर सांस लेते हैं, ये आग जलाने के लिए जरूरी होती है ना। इस साइंस का क्वेश्चन था, तो आपको याद कर लेना है आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, ऑक्सीजन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो आग जलना है वो बंद हो जाती है। जैसे आप एक मोमबत्ती को जला के रखना और उसके ऊपर से गिलास रख देना, तो मोमबत्ती जलना है वो बंद हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसको जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाती है। चलिए वापस से आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 78 क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगी? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। आप यहाँ पे 9 और 13 को जोड़ेंगे, 9 और 13 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। 9 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। अब यहाँ पे अपन को अगली संख्या क्या मिलनी चाहिए, तो 22 और 13 को जोड़ने पर अपन को क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 35 आएगा। देखिए 9 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। ठीक है, इन दो को जोड़ा तो मिला ए वाली संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए वाली संख्या मिल जाएगी, है ना। इस तरीके से प्रदीप साहू ने एकदम सही बताया है। 9 और 13 को जोड़ने पर 22 मिलेगा, तो फिर 13 और 22 को जोड़ने पर 35 मिलेगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई विकल्पों से विषम अक्षरों को चुनें। अब यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, जैसे JLN लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। चलिए एक बार मैं इसको ऊपर करके थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ठीक है, ओके, जल्दी से फटाफट से इसको इरेज कर देता हूं।
ठीक है, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों से विषम अक्षरों को चुने। जैसे JLN लिखा हुआ है तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, JKLM और N। ठीक है, फिर लिखा हुआ है GIK, तो GHIJ और K। फिर लिखा हुआ है NPR, तो MNOPQ और R। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है TUVWX और Y। ठीक है, Y को मैं यहाँ पे रेड कलर में बना देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, देखिए पहले वाले में ना सिर्फ बीच के 2 अक्षर गायब हैं, जैसे कि K वाला गायब है और M गायब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी बीच के 2 अक्षर गायब हैं, H गायब है और J गायब है। यहाँ पे तीसरे वाले में देखिए यहाँ पे 2 अक्षर गायब है, O गायब है और Q गायब है। जबकि आप चौथे वाले में D वाले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों बीच के 2 अक्षर गायब हैं, एक तो WX गायब है और एक U गायब है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक अक्षर ही गायब था, जबकि यहाँ पे चौथे वाले में 2 अक्षर गायब है, W भी गायब है और X भी गायब है। इसलिए इसमें जो विषम होगा वो D ऑप्शन वाला TVY, ये विषम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कितने अक्षर गायब हैं दोस्तों, 2 हैं। इन सब में एक अक्षर बीच का गायब था, लेकिन जो चौथा वाला ऑप्शन है इसमें 2 अक्षर गायब हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 8 का जो वर्ग होता है वो 64 होता है, 8 गुणा 8 करोगे तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो भी इसी तरीके से आएगी, 9 का 9 के साथ गुणा कर देंगे तो 81 मिल जाएगा। 8 का वर्ग 64 है, तो जो 9 का वर्ग होगा वो 81 होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हैं। एक बार मैं आपको इसमें बताता हूं किस तरीके के त्रिभुज है वो बने हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के त्रिभुज हैं वो बने हुए हैं। एक त्रिभुज ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 4 त्रिभुज ये हो गए। अब देखिए पांचवा त्रिभुज 1 और 3 को मिला के बनेगा। जो पांचवा वाला त्रिभुज है वो 1 और 3 को मिला के बनेगा। 1 मिनट में बना देता हूं, ए वाला। ठीक है, तो पांचवा ए हो जाएगा और छठवां ए हो जाएगा। तो इस तरीके से इस आकृति में जो टोटल त्रिभुज है वो 6 है, 6 त्रिभुज है। देखिए 1 2 3 4, और जो चौथा त्रिभुज है वो 1 और 3 को मिला के बनेगा। सॉरी, जो पांचवा त्रिभुज है वो 1 और 3 को मिला के बनेगा, और जो छठवां त्रिभुज है वो 2 और 4 वाले त्रिभुज को मिला के बनेगा, है ना। तो इस तरीके से इसमें 6 त्रिभुज है। डी ऑप्शन 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी बच्चे ने हैंड रेस किया है, प्रदीप साहू। प्रदीप साहू बेटा क्या पूछना चाहते हैं आप? प्रदीप साहू, ओके बेटा, बिल्कुल। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें बेटा ये बताना था कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, ओके। देखिए मैं पहले यहाँ पे इस त्रिभुज वाले को पूरा त्रिभुज का शेप बनाता हूँ, इसको जो वर्ग जो वृत्त है उसको हटा देता हूँ। तो इस तरीके से कुछ त्रिभुज है वो बने हुए हैं। ठीक है, ओके। हमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, कौन सा, ए वाला, है ना। एक त्रिभुज हमारा ये बन गया, एक इसके नीचे वाला बन गया। ठीक है, नीचे वाले को लाल कलर से बना देता हूँ। दूसरा ये बन गया। तीसरा बच्चों हमारा ये त्रिभुज बन गया, और चौथा हमारा इसका नीचे वाला बन गया। 4 त्रिभुज आपको समझ में आए। देखिए जो पांचवा त्रिभुज है वो 1 और 2 वाले को मिला के बनेगा, ऐसे। पांचवा वाला हमारा ये बन रहा है। ठीक है, पांचवा हमारा ये बन गया, और छठवां इसके इस साइड वाला बन गया। तो इस तरीके से इसमें 6 त्रिभुज होंगे। 1 2 3 4 तो ये हो जाएंगे हमारे छोटे छोटे। पांचवा जो बनेगा वो 1 और 2 को मिला के बनेगा। 1 और 2 को अगर आप पूरा एक त्रिभुज माने, ठीक है, इस तरीके से। चलिए मैं इसको ब्लैक से बना देता हूं। ठीक है, इस तरीके से पांचवा त्रिभुज हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और छठवां इसके बगल वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा, इस तरीके से। ओके,
79 वाला क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा 79 वाला क्वेश्चन पूछना है आपको। चलिए एक बार फिर से 79 वाले क्वेश्चन को आपको रिपीट करा देता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है JLN, JLN लिखा हुआ है, तो JLN को पहले हम पूरा लिखते हैं, EBCD लिखते हैं, तो JKLM और N ऐसा आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है GIK, तो यहाँ पे लिखेंगे GHIJ और K, ठीक है। फिर लिखा हुआ है NPR, तो NMNOPQ और R। फिर लिखा हुआ है दोस्तों TVY, तो इसको अपन पूरे EBCD में लिखते हैं TUVWX और Y। तो आप ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे ना इसके दो दो अक्षर गायब हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ JLN लिखा हुआ है, मतलब इसमें से एक K है वो गायब है, M है वो भी गायब है, और सिर्फ JLN लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? JL और N, ठीक है। A लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो आप, इसमें H गायब है और J गायब है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है? GK लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है? GIK लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? JLN लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो आप, तो इसमें O गायब है और Q गायब है, यानी कि NPR लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? NPR लिखा हुआ है, ठीक है। अपन को अलग बताना था। अब यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है TVY। दोस्तों इसमें देखिए T लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है और Y लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे देखो सबके बीच में से एक एक अक्षर गायब है, लेकिन इसमें कितने अक्षर गायब है दोस्तों? दो अक्षर गायब है। देखिए यहाँ पे सिर्फ Q गायब था, यहाँ पे J गायब था, यहाँ पे M गायब था, जबकि इसमें W और X ये दो शब्द गायब है, इसलिए ए वाला है वो भिन्न हो जाएगा। ए वाला क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? TVY होगा, क्योंकि V के बाद U, V के बाद W और X से दो शब्द आते हैं, है ना, ठीक है। जबकि सब में एक एक अक्षर गायब था, इसमें दो अक्षर गायब थे, इसलिए क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। 81 वाले में दोस्तों एक हमारा ए बनेगा, ठीक है, दूसरा ए बनेगा, तीसरा हमारा ए बनेगा, चौथा हमारा ए बनेगा, पांचवा हमारा ये पूरा बन जाएगा, और छठवां इस साइड का ये पूरा बन जाएगा। तो इस तरीके से इसमें 6 हैं, इस तरीके से इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राकेश ने राकेश ने हिना से 24 और 36 का सबसे बड़ा समावर्तक ज्ञात करने को कहा। चलिए 24 और 36 का सबसे बड़ा समावर्तक है वो ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा 12 आएगा, 2 से कटेगा 6 आएगा, 2 से कटेगा 3 आएगा, 3 से कटेगा 1 आएगा। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 18 आएगा, 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। समावर्तक एससीएफ निकालना है तो कॉमन देखते हैं। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक 2 आ जाएगा। इसमें फिर से 2 है, इसमें भी एक 2 है, तो फिर से 2 आ जाएगा। और यहाँ पे एक 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो सबसे बड़ा समावर्तक होगा वो हमारा 12 होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन बच्चों इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एलएमएन को जेकेएल के रूप में कोडित किया जाता है तो डीपीजी को किस रूप में कोडित किया जाएगा? देखिए ये इसको मैं इरेज कर देता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो दोस्तों एलएमएन को क्या लिखा जाता है? एलएमएन को लिखा जाता है जेकेएल, ठीक है। और अपन को डीपीजी का बताना है। ओके, सो मुझे लगता है बच्चों छोटा सा इश्यू आ गया था। चलिए बहुत बढ़िया, इसको फिर से समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है जेकेएल है, ठीक है। एलएमएन को क्या कोड किया जाता है दोस्तों? एलएमएन को जो कोड किया जाता है वो जेकेएल किया जाता है, ठीक है। अब आप देखिए एल से दो अक्षर पहले क्या आता है? तो जे आता है। एम से दो अक्षर पहले क्या आता है? के आता है। एन से दो अक्षर पहले क्या आता है? एल आता है। ईबीसीडी में
एल से दो अक्षर पहले क्या आता है, तो जे आता है, जे के एल, ठीक है, तो जे हो गया। एम से दो अक्षर पहले क्या आता है, तो के आता है, के बाद आता है एल और एम, तो एम दिया गया है। एल के बाद आता है एम और एन, तो यहाँ पे एन दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे जो भी अक्षर होगा उससे दो अक्षर पहले जो आएगा वो इसका कोड हो जाएगा। पीपीजी का कोड बनाते हैं, तो डी से दो अक्षर पहले क्या आता है, डी से दो अक्षर पहले दोस्तों बी आता है। पी से दो अक्षर पहले क्या आता है, पी से दो अक्षर पहले आता है दोस्तों हमारा एन है, क्योंकि होता है एम एन ओ पी। पी से दो अक्षर पहले जो आएगा वो एन आएगा। जी से दो अक्षर पहले क्या आता है एबीसीडी में, जी से दो अक्षर पहले आता है दोस्तों हमारा ए बी सी डी ई एफ जी, तो ई आता है हमारा। तो जो डीपीजे का कोड होगा वो बी एन ई हो जाएगा, ठीक है। 83 का ए ऑप्शन बी एन ई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। दो अक्षर पहले वाला कोड अपन को बताना था, ठीक है। बी एन ई होगा, वी एन नहीं होगा दोस्तों, बी एन ई होगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, चार और छह के बीच अभाज्य संख्या होती है, तो दोस्तों चार और छह के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है वो सिर्फ एक ही होती है, वो क्या होती है, पांच। तो इसका जो सी ऑप्शन है एक, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार और छह के बीच में सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या होती है जो कि पांच है, तो एक इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम 45 और 90 के योग को 5 से विभाजित करें तो उत्तर होगा। 45 और 90 के योग को यहाँ पे हम लिख लेते हैं 45 प्लस का 90 और इसको भाग करना है 5 से। 45 और 90 को जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा हमारा 135, भाग कर देंगे 5 से तो आएगा हमारा 5 दूनी 10 और 5 सत्ता 35। इसका दोस्तों आंसर आएगा 27, ए ऑप्शन। 85 का ए ऑप्शन 27 सही आंसर आएगा, ठीक है। यदि 45 और 90 के योग को 5 से विभाजित करें तो आएगा आंसर हमारा दोस्तों 27। 45 और 90 को जोड़ देंगे और 5 से भाग कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में ए को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 2 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 3 के रूप में कोडित किया जाता है। तो एबीसी का कोड बताओ। देखिए ए का कोड है दोस्तों 1, ए का कोड क्या है, ए का जो कोड है दोस्तों वो 1 है, बी का जो कोड है वो 2 है, सी का जो कोड है वो 3 है। तो एबीसी का कोड क्या होगा दोस्तों, एबीसीडी का कोड, एबीसी का जो कोड होगा ए का 1, बी का 2 और सी का 3, 123 होगा, ठीक है। एबीसी का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। अगर क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया हो तो जल्दी से एक बार थम्स अप भेज दो, जल्दी से थम्स अप भेज दो, मुझे पता चल जाएगा आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम के संग्रह में कुल 5 टेप्स और 10 सीडीज हैं। टेप्स कितने हैं दोस्तों, टेप्स है उसके पास में 10, सॉरी 5, और सीडी कितनी है उसके पास में, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ सीडी। सीडी है दोस्तों उसके पास में 10, मतलब टोटल कितनी है, 15 है। उसने 2 टेप और 1 सीडी और खरीद ली। उसने क्या किया दोस्तों, 2 टेप और 1 सीडी और खरीद ली, मतलब कि उसने 3 और नई चीजें खरीद ली। तो उसके पास अब कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 15 उसके पास पहले से थी, 3 उसने और खरीद ली, तो उसके पास दोस्तों जो सीडी और टेप हो जाएंगे वो 18 हो जाएंगे। इसका क्या आंसर आएगा दोस्तों, 18 आएगा। 5 थी, 5 टेप थे और 10 सीडीज थी, मतलब कि टोटल 15 थे। 2 टेप और 1 सीडी और खरीद ली, मतलब कि 3 और खरीद लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में 6 लड़कियां और 12 लड़के हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। आपकी क्लास में 6 लड़कियां हैं और 12 लड़के हैं, तो टोटल जो छात्र होंगे वो 18 हो जाएंगे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 6 लड़कियां और 12 लड़के यानी कि 18, 18 इसका एकदम करेक्ट आंसर है।
बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में एक का मतलब माता पिता। एक का मतलब दोस्तों क्या है? एक का मतलब है माता पिता। ठीक है। पांच का मतलब प्यार। पांच का मतलब क्या है? प्यार है। और सात का मतलब है बच्चे। सात का मतलब क्या है बच्चों? सात का मतलब है बच्चे। तो माता पिता प्यार बच्चे के लिए कोड होगा। किसके लिए कोड दोस्तों? माता पिता प्यार और बच्चे, इसके लिए कोड क्या होगा? तो माता पिता के लिए दोस्तों कोड है हमारा एक, प्यार के लिए हमारा कोड है पांच, और बच्चे के लिए कोड है हमारा सात। तो इसके लिए जो कोड होगा वो 157 होगा। 157। 157 क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना? एक का मतलब है माता पिता, पांच का मतलब है प्यार, और सात का मतलब है बच्चे। तो माता पिता प्यार बच्चे के लिए जो कोड होगा वो 1 5 और 7 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, और बच्चों जितने भी आपके दोस्त हैं, आपकी क्लास के बच्चे हैं, जो इस बार श्रमोदय, ज्ञानोदय या फिर एकलव्य आवासीय विद्यालय, इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप हमारे उड़ान बैच के बारे में जरूर बताइए। वो भी इसी तरीके से लाइव क्लास लेकर पढ़ सकते हैं, और आपके साथ में आपका जिस स्कूल में सिलेक्शन होगा उसी में उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आप दोनों साथ में पढ़ाई कर सकते हो। देखिए कितना अच्छा होगा कि आपका जो दोस्त रहेगा वो आपके साथ में ही पढ़ने जाए, आपके साथ में ही पढ़े। तो आपको वहां पे बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जब सिलेक्शन हो जाता है तो उनको, जब वो बाहर पढ़ने चले जाते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो अगर आपका दोस्त आपके साथ में होगा तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपको अपने अपने दोस्तों को जरूर बताना है कि आप ज्ञानोदय विद्यालय का, श्रमोदय विद्यालय का, जिस भी स्कूल की आप परीक्षा कर रहे हैं उसका, उसको आपको फॉर्म भरवाना है, और हमारे इस उड़ान बैच में जरूर ज्वाइन कराना है, ताकि आप भी अपने दोस्त के साथ में मिलकर पढ़ाई कर सकें और आप सिलेक्शन है वो ले सकें। पवन यदुवंशी पूछ रहे सर, क्लास 9th के लिए सर्वोदय और ज्ञानोदय का कब पढ़ाएंगे? बेटा क्लास 9th में बहुत ही कम सीटें होती हैं, इसलिए हम केवल सिर्फ क्लास 6 की तैयारी ही बच्चों को करा रहे हैं। ठीक है। क्लास 9th में बहुत ही कम सीटें होती है, लेकिन हाँ अगर आप क्लास 6 का भी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपसे बनने लगेंगे, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, चार अक्षर युग्मों की सूची में तीन एक प्रकार के हैं और एक नहीं, कौन सा विषम है? इनमें से जो अलग है वो हमें बताना है। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बार ए, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों 2 बार बी, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बार डी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है बीसी, जो कि क्या है? अलग है ना? तो बीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार डी, ये तो सब सेम है, लेकिन जो बीसी है वो अलग है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बीसी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कैट को कोड किया जाता है 3, देखिए कैट का जो कोड है वो क्या है? 3 है। लायन का जो कोड है वो है 4। तो हॉर्स का कोड क्या होगा? जो हॉर्स है उसका कोड है वो क्या होगा? देखिए कैट में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर है, इसलिए इसका कोड क्या है? 3 है। लाइन में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर, इसलिए इसका कोड क्या है? 4 है। हॉर्स में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर, इसलिए इसका जो कोड होगा वो क्या होगा? 5 होगा। हॉर्स का जो कोड होगा वो कितना होगा? 5 होगा। कैट में 3 अक्षर थे, इसलिए उसका कोड हो गया 3 हो गया। है ना? ओके। ठीक है। बिल्कुल बेटा, आप एकलव्य आवासीय विद्यालय में फॉर्म डाल दीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या है? 4, 8, 12, फिर 20 और 24। तो आप एक हिसाब से देखिए, यहाँ पे 4 का टेबल लिखा हुआ है, 4 का पहाड़ा लिखा हुआ है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 16 आएगा। अगर 16 लिख देंगे तो ये पूरा 4 का टेबल बन जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 16 आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि परसों का दिन रविवार है तो आज कौन सा दिन है? परसों का दिन अगर रविवार है तो आज कौन सा दिन है? तो दोस्तों परसों, परसों अगर रविवार है तो आज कौन सा दिन होगा?
आज होगा दोस्तों हमारा शुक्रवार, शुक्रवार होगा। ठीक है, मान लीजिए आज शुक्रवार है तो परसों कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व वो कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है। दोस्तों आपको पता है कि ए, ई, आई, ओ और यू ये हमारे 5 स्वर होते हैं। इसके अलावा जितने भी अक्षर होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो ई तो हमारा स्वर है, ए हमारा स्वर है, ओ भी हमारा स्वर है, लेकिन दोस्तों जो आर है वो क्या है, एक व्यंजन है। आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको बोलते हैं दोस्तों स्वर, यानी कि वोवेल। ठीक है, 5 स्वर होते हैं एबीसीडी में और 21 क्या होते हैं, हमारे व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा हमारा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन से ग्रह को, एक मिनट, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से ग्रह रेड रेड ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, लाल ग्रह। तो दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को जाना जाता है। ठीक है, जो मंगल ग्रह होता है उसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए ग्रहों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह हमारा क्या होता है, बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है वो हमारा बृहस्पति है। ठीक है, लाल ग्रह दोस्तों मंगल ग्रह होता है, ये मंगल होता है। शुक्र ग्रह को बोला जाता है सुबह सांझ का तारा, सुबह और सांझ का तारा। किस ग्रह को बोला जाता है, तो दोस्तों ये बोला जाता है हमारा शुक्र ग्रह। ठीक है, और शनि ग्रह के चारों ओर दोस्तों एक ऐसी रिंग होती है, शनि ग्रह के चारों ओर क्या होती है, एक रिंग होती है इस तरीके से, है ना। तो दोस्तों ये लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन, यदि टॉप शब्द का दर्पण छाया जानना चाहिए तो यह कैसा होगा। टॉप का दोस्तों दर्पण छाया जानना है तो इसको हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, पी को दोस्तों उल्टा कर देंगे, पी को हम इस तरफ कर देंगे तो हो जाएगा हमारा इस तरीके से क्यू हो जाएगा। पी का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। ओ हमारा सेम रहेगा, टी भी हमारा सेम रहेगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। टॉप को अगर आप दर्शन में देखोगे तो ये उल्टा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पैटर्न में लुप्त अगला अक्षर क्या है। बी लिखा हुआ है, फिर डी लिखा हुआ है, फिर एफ लिखा हुआ है और अगला अक्षर हमें बताना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो बी और डी के बीच में सिर्फ एक अक्षर गायब है, वो कौन सा है, हमारा सी गायब है। ठीक है, उसी तरीके से डी और एफ के बीच में जो गायब है वो ई गायब है। तो यहाँ पे दोस्तों एफ के बाद एक अक्षर हमारा गायब होगा, एफ के बाद हमारा जी गायब होगा और यहाँ पे जो आएगा दोस्तों वो हमारा एच आएगा, है ना। अगर हम बीच में से एफ एफ के बाद एक अक्षर जी को गायब कर देंगे और एच लिख देंगे तो हमारा जो पैटर्न है वो फॉलो होता चला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आंसर आएगा वो एच आएगा, क्योंकि बीच में एक एक अक्षर गायब करना, बी से और डी के बीच में सी गायब था, डी और एफ के बीच में ई गायब था, तो एफ के बाद जो अक्षर आएगा उसमें जी गायब होगा और अगला अक्षर है वो आ जाएगा। ओके, चलिए पहला दोस्तों क्वेश्चन है, यदि सोमवार सप्ताह का पहला दिन है तो दूसरा दिन कौन सा होगा। मान लीजिए सप्ताह का पहला दिन सोमवार है तो दूसरा दिन क्या होगा बच्चों, दूसरा दिन हमारा मंगलवार होगा। सी ऑप्शन मंगलवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या के 3 गुना से 15 को घटाया जाए तो परिणाम 27 होता है। 3 गुना से दोस्तों में क्या करना है, 15 को घटाना है। मान लीजिए वह संख्या x है, ठीक है, ऐसे अपन मान लेते हैं कि वह संख्या कौन सी x है। तो x के 3 गुना से, ठीक है, x के 3 गुना से हमें कितना घटाना है, 15 घटाना है, तो हमें कितना मिलता है, 27 मिलता है। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 15 को इस तरफ ले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा हमारा 27 और 15। देखिए यहाँ पे 15 माइनस का था, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा हमारा 42 और x बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 42 बटे में 3 यानी कि 14। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो 14 होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप 14 के 3 गुना से, 14 का आप 3 गुना करो, 3 गुणा में 14 और इसमें से 15 घटा दो तो आपको कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। 14 थी 42 हो जाएगा और इसमें से 15 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा,
27 मिल जाएगा। देखिए वही बोल रहा था। यदि किसी संख्या के 3 गुना से 15 को घटाया जाए, तो 14 के 3 गुना से 15 को घटा दो तो क्या मिल जाएगा? 27 मिल जाएगा। 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलो आज बहुत अच्छा लगा कि 5-6 बच्चों ने हमारी क्लास ली, है ना? अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1, 2 और 3 का महत्तम समावर्तक क्या है? 1, 2 और 3 का। तो दोस्तों 1, 2 और 3 का जो महत्तम समावर्तक होगा, वो एक ही होगा। क्योंकि देखो तीनों में ना सिर्फ 1 ही कॉमन है। 1 ही क्या है? उभयनिष्ठ है। तो 1, 2 और 3 का जो महत्तम समावर्तक होगा, वो 1 ही होगा। ठीक है? ओके। तो बच्चों इस तरीके से फाइनली हमने आज श्रमोदय विद्यालय के क्वेश्चन नंबर 45 से लेके क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 100 तक के सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और बच्चों ये क्लास हमारी यूट्यूब पर भी जाने वाली है, तो जो बच्चे यूट्यूब पर हमारी क्लास देख रहे हैं उन्हें इसी तरीके की क्लासेस वो मिलती रहेंगी। ये हमारी उड़ान बैच की लाइव क्लास थी जो कि आपको आज डेमो के रूप में दी गई थी। जो बच्चे भी हमारे उड़ान बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बैच को ज्वाइन है वो कर सकते हैं, या फिर ओन स्टडी ऐप को डाउनलोड करके भी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। इस बैच में आपको शमोदा आवासीय विद्यालय, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय और एकलव्य आवासीय विद्यालय की पूरी प्रिपरेशन है वो कराई जाती है। तो एक बार इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिए और उड़ान बैच से जरूर जुड़िए। अगर आप इन तीनों ही विद्यालयों की बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, एक-एक चीजों को समझना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस नंबर पे आपको कांटेक्ट जरूर करना है। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इस क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आप सभी बच्चों को गुड नाइट। खूब मेहनत करते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। कल फिर से मिलेंगे 7 बजे अपनी लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।